मॉर्निंग दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आज एक नया एपिसोड लेके। और इस वक्त हम खड़े हैं सनौली, यानी कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, जो कि इंडिया साइड पे है, जिसको सनौली के नाम से जाना जाता है। और अभी इस वक्त यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम पेट्रोल फिल कराने के लिए आए हैं। उसके बाद देन विल गो टू द इमिग्रेशन ऑफिस एंड फ्रॉम देयर वी विल एंटर इन टू नेपाल। जो प्रोसेस होगा फिर आपको वहाँ बताएँगे। और फ़िलहाल मुझे मालूम पड़ा कि शायद इंडिया साइड में पेट्रोल सस्ता है। ऐसा ठीक है? इंडिया में सस्ता है? कितना सस्ता है इधर? 24-28 रुपये सस्ता हो। 24-28 रुपये सस्ता है। चलो, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? मैं तो समझा 2-3 रुपये सस्ता है। एनीवे, चलो डलवाते हैं पहले डीजल। हाँ बेटा, फुल कर दो। 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों को फुल करना है। डीजल इंडिया की साइड पे जो हमें यहाँ पर मिला वो था 88 रुपीज़ 77 पैसा पर लीटर। और मेरी गाड़ी में तकरीबन 2700 का डीजल पड़ा। और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, और तीसरी गाड़ियाँ जो है वो अपना डीजल भरवाएंगी और फिर हमें फॉलो करेंगे। सो हम लोग बैठे हैं इस वक्त इमिग्रेशन, जो इंडिया के साइड पे है सनौली में। और यहाँ का जो भी माहौल है बहुत ही जिसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत ही अच्छी है, और ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं। और हमें ये फॉर्म दिए गए हैं जो फिल करने हैं। तो इमिग्रेशन करने के बाद फिर हमें कस्टम के थ्रू जाना होगा, और उसके बाद फिर जो आगे है यहाँ से हमारी इनकी स्टैंप लगेगी, जो कि अगर आपके पास कारनेट है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है, आपकी पैगाम बहुत ही सुखद और काबिले तारीफ है। थैंक यू। सो दोस्तों, ये आज दिन की शुरुआत जब हम इंडिया साइड के बॉर्डर सनौली से कर रहे हैं, तो हमने की मिलियन हक अपना एजेंडा को बढ़ाते हुए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इमिग्रेशन के बाहर बैठे हुए थे, हमने सबको गले से लगाया और शांति का पैगाम जो हम लेके जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताया। सो ये अमन शांति की जो हमारी कोशिश है, इसमें आप भी हिस्सेदार बने, और जब भी आपसे कोई मिले तो आप उसको गले ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। ऐसी एक मुहिम शुरू की है कि पूरी दुनिया हर बंदे में जाके इत्थे गले लगावांगे, तो एक पीस का पैगाम सारी दुनिया जाए कि भी असी ना अपने बच्चों को ही गले लगाने तो कतराने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। सो बहुत चंगा लगे भी जी, तुहानू एक बार दोबारा फिर मिल के। इंडियन इमिग्रेशंस के बाद अब बारी आती है इंडियन कस्टम्स की। तो हमारे साथ इंडो नेपाल के जो होटल के मालिक हैं सरदार कमलजीत सिंह जी, वो भी हमारे मित्र हैं, और हमारे साथ आए और हमारे साथ गए इंडियन कस्टम्स में। तो इंडियन कस्टम्स से जो ऑफिसर थे वो बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स वहाँ बैठ के वहाँ पर इंडोर्स किए, और साथ में हमें चाय पानी पिलाया। और उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं अब नेपाल के कस्टम्स और इमिग्रेशन की तरफ। तो पहले हमने जो नेपाल का जो गेट है, इंडिया और नेपाल का गेट, वो हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड को भैरवा अंसार कार्यालय, एक ये है भैरवा कस्टम ऑफिस, भैरवा कस्टम ऑफिस। तो यहाँ उसके ठीक सामने पहले कभी इमिग्रेशन हुआ करता था, अब इमिग्रेशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। तो फिर हम इमिग्रेशन ऑफिस में गए,
वहाँ पर उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची और पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाया, और स्टैम्प लगाने के बाद अब हमारे पास दोनों स्टैम्प्स हैं, इंडिया से एग्ज़िट करने की भी और नेपाल में एंटर करने की भी। और उसके बाद फिर हम वापस आए अपने कार्नेट को इंडोर्स कराने के लिए यहाँ का जो नेपाल का कस्टम ऑफिस है उसके पास। अभी हम बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में, और सरदार कमलजीत सिंह जी जो हमारे मित्र हैं वो हमारे कार्नेट्स लेके गए हैं अंदर कस्टम ऑफिस में उसकी इंडोर्समेंट कराने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ से जर्नी शुरू होगी काठमांडू के लिए, और काठमांडू का सफ़र जो है वो आज लंबा होने वाला है, और कम से कम 9 घंटे दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 11 घंटे तो कम से कम लगेंगे। सड़क भी थोड़ी सी ख़राब है और बारिश के भी पूरे आसार हैं, तो देखेंगे जो होता है। अब निकले हैं घर से तो सारी चीज़ें सामना तो करना ही है ना, तो आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ में जैसा भी होता है, और आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने और देखते रहें हमारा चैनल द टर्बन ट्रैवलर। सो दोस्तों, अभी हम आए हैं वापस ये कस्टम ऑफिस से। कस्टम ऑफिस को नेपाल में कहा जाता है भंसार, और वहाँ पर ये हमारा कार्नेट है। पढ़ने में ये कार्नेट आता है, लेकिन इसको स्पेल आउट किया जाता है कार्ने दी पसाज। और ये हिस्सा जो है ये हमारा हिस्सा है, ये रहेगा। और ये यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल की स्टैम्प लगी हुई है। अब जब नेपाल से हम एग्ज़िट करेंगे तो बड़ा वाला पेज जो है वो एग्ज़िट जब हम नेपाल से करेंगे तो वो लोग रख लेंगे। सो ये था कार्नेट में कौन सा पेज किसको रखा जाता है और किसको कौन सा पेज आपके पास रहेगा, उसकी सारी डिटेल आपने जानी। तो अब तो सीधा हमें जाना है काठमांडू। सो हमारा एजेंट जो है नेपाल में वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। आइडली हमने इसको पासपोर्ट आज देने थे मंडे को, अब कल सुबह ट्यूसडे को देंगे, और हमें फ्राइडे को पासपोर्ट चाहिए क्योंकि सैटरडे को हमें नेपाल के और चाइना के बॉर्डर पे जाना है। तो रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, और इससे चलते चलते आपको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे दोस्त जो इंडो नेपाल होटल के मालिक हैं, जो कि सनौली में है। आप भी जब कभी साइड पे आएँ तो इनके होटल में ठहरें, बहुत अच्छा होटल बनाया हुआ है, खाना बहुत स्वादी है इनका। तो इनका नाम है कमलजीत जी। कमलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, आपने इन्नी सारी सेवा खातिर प्यार मान इज्जत सत्कार देता, जिस करके असी थोड़े बहुत धन्यवादी है। सो थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, मैंने बहुत कम ड्राइविंग के अंदर ऑफ रोडिंग की है आज तक, और मुझे लगता था कि ऑफ रोडिंग जो है सबसे बकवास काम है, लेकिन आज इस सनौली से लेकर काठमांडू की जो सड़क है उस पे जो ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है, तो मुझे लगता है यार मैंने मिस कर दिया कुछ ऐसा ऑफ रोडिंग वाला जो मुझे बहुत पहले से करना चाहिए था। सो आज मैं फुल ऑन ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, और हरप्रीत जी मेरी दूसरी गाड़ी को लेके वो मुझे पीछे चेज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से रेस भी है जो ऑफ रोड पे है। सो रियली बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ये रिस्की ज़रूर होता है, क्योंकि आप ख़ास तौर पे जब ऑफ रोडिंग पहाड़ों में करते हैं तो ये चैलेंज है। अगर आप नॉर्मल किसी फ्लैट एरिया पे कर रहे हैं और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो एक अलग इशू होता है, पर पहाड़ों पे थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो इसको आप बिना सोचे समझे ट्राई ना करें, क्यों मैं तो हूँ पागल और मेरी तो अब उम्र भी हो गई, तो आप तो भी यंग हैं, तो आप इस तरीके के एडवेंचर जो हैं वो थोड़े से अवॉइड करें, और करें तो फिर सेफली से करें। वैसे एक बात है, जेके के टायर में दम है। सो मैं जेके की टायर वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो टायर हैं वाकई ही दमदार हैं, और जो अलाइनमेंट का इशू था इसमें, मुझे लगता है कि जिस तरह ये ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं और जिस तरीके की सड़क है तो ये बराबर हो गए होंगे टायर इस वक्त। और मैं चला रहा हूँ तो वैभव जी ये मैं आपको भेजता हूँ जो वीडियो है, क्योंकि आपने कहा था कि भाई आप चलाओ और ये टायर का जो अलाइनमेंट का जो इशू है वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग जो है वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। और जब प्लेन सड़क आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि ये टायर का अभी स्टेटस क्या है। एक्सप्रेशंस
नहीं, ऐसे इतने वो फजूल की वो नहीं करनी, हमने क्या बोलते हैं छिछोरापन कि भाई ये हो गया भाई, मेरे साथ ये हो गया भाई, भाई ये हो गया भाई। ये भाई भाई करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ये एक्सप्रेशंस वही देंगे। मैं तो अंदर से जो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ आपको कि ऑफ रोडिंग का मज़ा ही कुछ और है। Is it an expensive sport? एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स तो मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी नहीं है। तो एक्सपेंसिव इन द सेंस कि गाड़ियों का सत्यानाश तो होता होगा, तो उस हिसाब से अगर आप एक्सपेंसिव बोलते हैं तो शायद हो, पर मज़ा बड़ा है इसमें। कचर पचर तेज़ गाड़ी चलाते हुए और ये ऑफ रोडिंग करते हुए इनके फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी। नुकसान हुआ नहीं, पर हो सकता था। मेरी पीठ में जितनी प्रॉब्लम थी, अगर कुछ झटके ऐसे लग जाते तो कांड लंबा हो सकता था, लेकिन गुरु की बड़ी मेहर थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं बैठा जब से हूँ, मुझे जब गाड़ी चलाता हूँ तो कुछ होता भी नहीं है, ये कुछ गॉड गिफ्टेड है। सो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3 और यहाँ से काठमांडू रह गया खाली 5.5 घंटे। तो तकरीबन हम 8:45 या 9 बजे तक काठमांडू पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बारे में जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो कि इतने बजे पहुँच जाएंगे, तो मेरी बीवी मेरे से बड़ी नाराज़ होती हैं। वो कहती ये कभी मत बोला करो इतने बजे पहुँच जाएंगे, ये कहा करो कि जब गुरु की मर्ज़ी होगी हमें पहुँचा देगा। तो इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हम पहुंच सकते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी रही तो। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि सड़कें कितनी ख़राब हैं। अभी तो मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ। मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी, हरप्रीत जी गाड़ी चला रहे थे, तो उनका कहना ये था कि जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे थे, तो मैं ये डर रहा था कि आपकी कमर में कुछ हो ना जाए, पीठ में जो मेरे दर्द है। सो एनीवे, काठमांडू की जो सड़क जो है एक ख़राब है। कई जगह पे ये प्लेन आ जाता है, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव जिनसे हम क्रॉस करते हुए, छोटे छोटे पुल और बड़े सुंदर पुल बने हुए हैं यहाँ पर, उसको क्रॉस करते हुए हम आगे आए। और वहाँ पर मुझे शहर का नाम तो उसका नहीं मालूम, लेकिन उसके ऊपर वहाँ पर एक लेफ़्ट साइड को जब आप आते हो तो बहुत ही सुंदर एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर क्या, पूरा मंदिर का कंपाउंड था। और वहाँ पर शिव जी का वो एक शिवलिंग का भी दिया हुआ था कि शिवलिंग है यहाँ पर। और भगवान कृष्ण की और अर्जुन की एक रथ की एक वो थी, मूर्ति भी थी वहाँ पर, और गोल्डन कलर से वो बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत था। हमारा दिल करा कि हम वहाँ रुकते और थोड़ा टाइम स्पेंड करते, पर अनफॉर्चुनेटली अब इतनी दूर हमें जाना है और पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर सारी चीज़ें लेट हो जाएंगी, वीज़ा वगैरह जो भी है। पर अगर आप इस रास्ते से आते हों और आपको ये मंदिर दिखे तो ज़रूर यहाँ रुकें। और उसके ऊपर ख़ास तौर से लिखा हुआ था कि नेपाल टूरिज़्म का एक ये पॉइंट है जो 1974-75 में शायद वो बना था, और जिसके बारे में लिखा हुआ था कि दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस, ऐसा कुछ था कि आप इस जगह पे ज़रूर आएँ। तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ शहर, देखें छोटा सा ये जो जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, कितना वाइड है ये सड़क। देखें छोटे छोटे मकान यहाँ पर दाएं बाएं बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और कितना साफ़, जब सड़क साफ़ हो तो कितनी सुंदर लगती है। सड़क अच्छी भी थी, ख़राब भी थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी था। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरीके से होती है
जिसमें दुख सुख ये लगे रहते हैं। तो आप घबराइए मत। जिस तरह ख़राब सड़क होने के बाद एक अच्छी सड़क आ जाती है, तो ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स के बाद अच्छा समय आता ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि रात के बाद, एक घनी रात के बाद एक सवेरे की किरण ज़रूर आती है। तो एक टूटी सड़क के बाद एक अच्छी सड़क ज़रूर आती है, और ये है वो अच्छी सड़क जिसको आप देख रहे हैं। चैन आ गया, क्योंकि काफ़ी देर के बाद प्लेन रोड आई है। झटके खा खा के सो कॉल्ड ऑफ रोडिंग। यार मज़ा तो उसमें भी बहुत था, और प्लेन रोड का भी मज़ा अपना होता है। अब थोड़ा सा आनंद प्लेन रोड का लीजिए। के 11:15 बज रहे हैं, और बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाके से टूटी फूटी सड़कों के बीच में से होते हुए आखिरकार हम पहुँच गए तामिल, जो एक काठमांडू का एक मेन बिज़ी सेंटर है, जहाँ पर हमारा होटल है। और यहाँ से होटल खाली 4 मिनट की दूरी पर है। ये एरिया टूरिस्ट एरिया है, ऐसा यहाँ आके मालूम पड़ रहा है। काफ़ी सारे क्लब्स, पब्स और इस तरह की हैपनिंग जो एरियाज़ होते हैं हर सिटी के अंदर। और जैसे आपका जो मेन सेंटर होता है, ये वैसा ही है। कैसीनोज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडियन एम्बेसी भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। सो आपको भी लेके चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर हमने अपना रूम बुक कराए हुए हैं। उस जगह का नाम है काठमांडू गेस्ट हाउस। कहने को वो गेस्ट हाउस है, लेकिन वो है एक 3 और 4 स्टार होटल। रास्ता जो था आज वो बहुत चैलेंजिंग था। मतलब इतना ज़्यादा टफ टेरेन वो हमने, मतलब लास्ट टाइम भी मैं आया था, पर इतनी टफ ट्रेन हमने तब नहीं देखी थी। सारा रास्ता टूटा हुआ। उसकी खास एक वजह थी क्योंकि वहाँ पर ये हाईवे बना रहे हैं और सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी। तो आने में काफ़ी समय लग गया। 1 घंटे में आप समझिए कि 25-30 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र आप तय नहीं कर सकते। और ऊपर से फिर अगर बारिश हो रही हो तो इशू और बढ़ जाता है। यहाँ पर रात को इस वक्त 11:15 बजे भी चहल पहल लगी हुई है। लोग यहाँ पर आपको सड़कों पे नज़र आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटें यहाँ पर लगाई हुई हैं जैसे कि क्रिसमस हो, और सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। सो इट्स ए इंटरेस्टिंग एरिया। अब कल जो सुबह हमें सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें अपनी फ़ोटोज़ खिंचानी है, और फ़ोटो खिंचाकर उसके बाद हमारा एजेंट आएगा। उस एजेंट को हमने अपनी फ़ोटोज़ देनी है, और हमारा जो वीज़ा है फिर वो अप्लाई होगा। और ये चाइना का ग्रुप वीज़ा है। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। उसमें ख़ास तौर से मेरे मिसेस भी हैं। कुछ इश्यूज़ हैं घर के, फैमिली के, इसलिए वो चाइना स्किप करेंगी और उसके बाद वो
कज़ाकिस्तान में अलमाटी से हमें ज्वाइन करेंगी आज से 15-18 दिन के बाद। सो कोई ऐसी बात नहीं है, शी इज़ फाइन, हेल्थ भी इनकी ठीक है, बस थोड़ा सा फैमिली का इशू था। और हमारे एक और जो मेंबर हैं मिस्टर करण कपूर, उनका भी अभी शायद पक्का नहीं है कि वो ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका भी कुछ फैमिली इशू है। सो अब हम बिल्कुल नज़दीक हैं अपने होटल के, जैसा कि हमें जीपीएस बता रहा है। और शायद ये लेफ़्ट को ही है। यस, दिस इज़ द होटल। नमस्कार, कैसे हैं? Looks like a nice place. यहाँ जो हमें रूम मिला है उसका प्राइस है 3100 फॉर अ डबल रूम विद ब्रेकफास्ट। और हमने यहाँ पर रूम बुक किए हैं 5 डेज़ के लिए। आज मंडे है आज, यस। तो मंडे रात को हम यहाँ पहुँचे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग हम चेकआउट करेंगे और फिर जाएंगे चाइना। सो अच्छा होटल बनाया हुआ है आपने, बहुत बढ़िया बना हुआ है। या हाय गाइस, वेलकम इन। ये है हमारा कमरा जहाँ हम ठहरे हुए हैं। एक बहुत अच्छा सा वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पर। ये एक अलमीरा है ठीक ठाक साइज़ की, और ये विंग नया बना हुआ है, इसकी खास चीज़ ये है। और ये ट्विन बेड है यहाँ पर, टीवी लगा हुआ है, एयर कंडीशन है। ख़ास तौर से हमारे एडिट करने का एक डेस्क भी यहाँ पर है। सो इट्स एज गुड एज एनी गुड 4-स्टार होटल। और हमारा जो बजट था इस पूरे ट्रिप में वो था $50 पर डे। उसमें दोनों लोगों का, मतलब 2 लोगों के लिए $50 का हमने बजट रखा हुआ है, यानी कि $25 पर पर्सन। ये रूम है $35 का, $15 हमारा जो है लंच डिनर के लिए है, ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो अभी तो ये चल रहा है यहाँ पर ठीक ठाक, लेकिन आगे जाके यूरोप में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन वहाँ पर हम लोग फिर जो है वो हॉस्टल्स में ठहरेंगे। तो हॉस्टल्स जो हैं आपको $12 से $15 के बीच में मिल जाते हैं, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। फाइनली हम आ गए हैं। अब यहाँ पर 5 दिन हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, हम अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आपको दिखा भी पाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल द टर्बन ट्रैवलर। और हाँ, इसको यार सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर और फॉलो भी किया करो, क्योंकि आप लोग करोगे तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत हमारे बारे में बताएं भी। मैं जब सड़कों पे मिलता हूँ लोगों से, लोग इतना प्यार देते हैं, तो मुझे लगता है यार लोग चाहते तो बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने बन नहीं रहे जितने होने चाहिए। तो अब ये सारा आपके हाथ में है, आप ही ने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाने हैं, राइट। थैंक यू, गुड नाइट।
हैं।